तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे और बिल्कुल ना के बराबर, उसमें कोई सिलेक्शन होने का चांस नहीं था। दिन बस आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैंने आपको कॉल मिला दी तो आपने वहाँ बुला लिया। मैं वहाँ 1 महीने के लिए आ गया। आपको पता है कि मेरा एग्जाम 1 महीना है, 1.5 महीना है। उसके बाद आप एमसीक्यूज पे एकदम लग जाइए। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। खाना भी है तो एक तरह से, अगर एक ना किसी ना किसी टॉपिक, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे किसी ना किसी टॉपिक का वीडियो लगा लो और खाओ और पढ़ो। अच्छी बात ये थी आपके यहाँ आने की कि वहाँ का मुझे मतलब जो नेचर था बहुत अच्छा लगा एरिया का, क्योंकि सब लोग जो थे वहाँ के लड़के थे, एटमॉस्फेयर था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो इस वजह से इंसान मोटिवेट होता था और इतना चैलेंज था कि इंसान सामने वाले को देखता था कि यार वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, तो एक माइंड में हो जाता था कि यार नहीं, मुझे आखिर मैं आया ही इसलिए हूँ यहाँ पे। रिगार्डिंग देखा जाए तो बीएसपीएचसीएल में 50% नॉन टेक आता है, 50% टेक्निकल आता है, तो आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से बीएसपीसीएल का जॉब एज ए टेक्नीशियन सही है? नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, मेरे साथ प्रवेश खान है और ये बीएसपीसीएल के टॉपर रह चुके हैं। 2018 बैच में ये सिलेक्ट हुए थे, 19 में ज्वाइनिंग कराया गया था बीएसपीसीएल की तरफ से। तो आज ये मेरे साथ जुड़े हैं और ईजीवे के 2018 बैच का स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो इनसे बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रवेश भी मात्र 1 महीने के अंदर में ये भी तैयारी किए थे, क्योंकि बीएसपीसीएल कम ही टाइम देता है। और क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था इन्होंने तैयारी के लिए, और काफी अच्छा नंबर इन्होंने लाया था। तो बहुत सारे सवाल इनसे जुड़ा हुआ है और बहुत दिनों बाद ये मेरे स्टूडेंट है जो मिले हैं, तो मैं सोचा कि बीएसपीसीएल की भर्ती आई है तो बहुत कुछ जानकारी जब ये देंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई तैयारी में और क्या अपना चेंज करना चाहिए। ठीक है, स्वागत है प्रवेश इस लाइव सेशन में। अपना परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम परवेज खान है। मैं रहने वाला मीरगंज, जिला गोपालगंज का हूँ और मेरी पढ़ाई जितनी भी है वो कानपुर से हुई है। आईटीआई भी मैंने कानपुर से ही किया है 2013-15 बैच में। और उसके बाद तो सर आई थिंक 3 साल बाद आपसे मुलाकात हुई है और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आईटीआई करने के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने और बीएसपीसीएल के अलावा और कितने एग्जाम दिए थे? पहला एग्जाम मेरा यूपी आर्मिनल था आईटीआई करने के बाद, और आईटीआई करने के बाद मैंने गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई किया है। तो वहाँ पे पढ़ाई का तो सबको पता ही है कि कितना पढ़ाया जाता है। और बहुत ज्यादा मैं उस वक्त मेरी एज भी बहुत कम थी, मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था आईटीआई के ऊपर। तो उसमें तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे और बिल्कुल ना के बराबर, उसमें कोई सिलेक्शन होने का चांस नहीं था। बात है सीधे बीएसपीसीएल पे। बीएसपीसीएल जी का आपने फॉर्म भरा था और उसका जी जो आपने तैयारी किया था, इजी वे कोचिंग भी ज्वाइन जी किए थे, तो आपका तैयारी का जो जी स्ट्रेटेजी था क्या था बीएसपीसीएल के लिए? बीएसपी एचसीएल में सर, जब मैंने बीएसपी एचसीएल की तैयारी चालू की तो उस वक्त तक मैं काफी एग्जाम दे चुका था। तो मुझे सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके जो भी एग्जाम है उसका एक ओवरऑल सिलेबस कुछ ना कुछ उसका मुझे को अंदाजा लग गया था कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं या आ रहे हैं। अब रही बात बिहार, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार की थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या लेवल है एग्जाम का, और इसका कोई मतलब कोई पुराने पेपर भी नहीं थे कि उसके बैक पेपर में देख के सॉल्व कर सकूं या उसका कोई आइडिया लग सके। तो इस वजह से, और मैंने कभी बिहार का कोई एग्जाम नहीं दिया, मैंने जो भी दिया यूपी दिल्ली का एग्जाम दिया था। मैं बिहार आया तो मैंने एक दिन बस आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैंने आपको कॉल मिला दी तो आपने वहाँ बुला लिया। मैं वहाँ 1 महीने के लिए आ गया। वहाँ आया तो मुझे सबसे पहले देखना था कि यहाँ के बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या है। तो मैंने वहाँ देखा तो वहाँ के हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे सिलेक्शन मेरा हो सकता है, मतलब चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि मैंने लेवल देखा लड़कों का, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया थ्योरी पे। थ्योरी, मैं सारे बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि थ्योरी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर सोचे कि एमसीक्यूज पढ़ के मैं एग्जाम निकाल लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल उसी के लिए से किस्मत बहुत अच्छी हो कि उसने अगर वो पढ़ के गया है एमसीक्यूज और वो एग्जाम में आ गए सेम सेम। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये रूल है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन आपको दे रहा है वो कंफर्म ये नहीं है कि जो आप एमसीक्यू में पढ़ के आए हैं सेम वही लैंग्वेज आएगी, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का है। जी। नहीं तो चैप्टर्स तो वही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, लेकिन सारा खेल लैंग्वेज का है और तो उसके लिए थ्योरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी मान लीजिए, एक बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लिए, थ्योरी बनाए, तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे, थ्योरी से हाँ कंसेप्ट बिल्कुल, क्लियर करते वो रहे। तो सर लास्ट में, जैसे कि आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने से आपको पता है कि मेरा एग्जाम 1 महीना है, 1.5 महीना है। उसके बाद आप एमसीक्यूज पे एकदम लग जाइए, उसमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि बीएसपीसीएल का जो टाइम है, अभी
बोला है कि हम मई में एग्जाम ले लेंगे, मई जून के बीच में ले लेंगे, 2 महीने टाइम, 60 दिन जी, टाइम। जी, तो कुछ बच्चे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो अभी जस्ट फॉर्म आया है तो तैयारी करना शुरू किए होंगे। तो सबसे पहले जी, बताइए वो बच्चे के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ईजीवे कोचिंग से भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और भी जगह से तैयारी करते हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको जी। अभी क्या करना चाहिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए तो जो पहले से तैयारी कर उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि ज्यादा अगर दिन भर में अगर वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे जो है वो एमसीक्यूज ही सॉल्व करें। कम से कम 3 घंटे तो एमसीक्यूज सॉल्व करें और बाकी के जो 3 घंटे हैं उसमें वो बुक की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और जब वो पढ़ते रहेंगे ना, जब वो पढ़ते रहेंगे बुक्स को, तो उनको एक एग्जाम से, जब वो एग्जाम भी दे चुके हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक आइडिया रहता मिल जाता है कि उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरी किताब का हर एक लाइन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें टॉपिक्स पिक करने हैं और उसके लिए आप लोग हैं, टीचर्स हैं, वो लोग बिल्कुल है कि आप लोग तो मतलब उसका कहना समर्थन कहने करेंगे, का उसका मतलब ध्यान देंगे। हम आपका व्यू जान रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग तो गाइड करते ही हैं। तो आपका जो कहने का मतलब ये कि जी, 60 से 70% आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और जी, 30 से 40 एमसीक्यूज परसेंट पे। आप थ्योरी को देखते रहें, जिससे आपका जो जी, क्वेश्चन बिल्कुल, करने का बिल्कुल। जो पैटर्न है और बेहतर हो सके और कंसेप्ट आपका क्लियर होता जी, रहे। गुड, बहुत अच्छा। जी, जी, जो जी, नए कि बच्चे हैं, जो अगर नए फ्रेशर, नए तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो उससे आप फँसे नहीं। थ्योरी इस वजह से पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं, जो अभी जस्ट बोल रहे हैं कि हम भाई बीएसपीसीएल का भर्ती है, हम फॉर्म भरे, हम तैयारी करना है, 60 दिन टाइम है, उनको क्या करना चाहिए? 60 दिन के लिए तो स्ट्रेटेजी यही है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको मतलब समझिए कि खाना भी है तो एक तरह से, अगर एक ना किसी ना किसी टॉपिक, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे किसी ना किसी टॉपिक का वीडियो लगा लो और खाओ और पढ़ो। मतलब समझिए कि इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा 60 दिन के अंदर। बिल्कुल। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैंने तैयारी लगभग की है, 9 महीने मैंने तैयारी की कायदे से, अगर देखे जाए। उससे पहले मैं मतलब तैयारी नहीं थी, बस खाली पढ़ता था। तो अगर मैं अपने कितने नौ घंटे महीने के पढ़ते थे? हिसाब से बताऊं, बता रहा हूँ, मैं 9 महीने के हिसाब से अगर बताऊं तो शुरू में 4 से 5 घंटे ही पढ़ पाता था। 4 से 5 भी नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मैं अप्रेंटिस कर रहा था, तो उसमें टाइम उतना नहीं मिलता था। मैं वही रात में आता था तो रात में 2-3 घंटे, और सुबह उठता था तो लगभग 1-1.5 घंटे, तो वही लगभग 3 घंटे। लेकिन जब आपके पास आया, क्योंकि मैंने अप्रेंटिस तुरंत छोड़ी थी, तुरंत छोड़ने मतलब छोड़ी क्या थी, मेरा कंफर्म क्लियर हो गया था 1 साल। तो मैं पहुंचा, उसके बाद आपके पास पहुंचा, तो वहां पे मेरी मेरी पढ़ाई लगभग लगभग, क्योंकि सिर्फ खाना था और पढ़ना था, तो 8 से 9 घंटे पढ़ाई होती थी। वहां पे और कोई काम था नहीं, नहीं तो था, आठ बहुत से नौ खतरा घंटे पढ़ाई था। होती थी। और मैं ये भी बता दूं कि 2 घंटे से ज्यादा, मतलब लगातार मैंने पढ़ाई, ऐसा नहीं कि 8 घंटे में लगातार पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई नहीं की, 2 घंटे पढ़ाई करता था, उसके बाद ईयरफोन लगा के 15 मिनट गाने सुनता था मोटिवेटेड कि जिससे मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर से चालू करता था। और अच्छी बात ये थी आपके यहाँ आने की कि वहाँ का मुझे मतलब जो नेचर था बहुत अच्छा लगा एरिया का, क्योंकि सब लोग जो थे वहाँ के लड़के थे, एटमॉस्फेयर था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो इस वजह से इंसान मोटिवेट होता था, और इतना चैलेंज था कि इंसान सामने वाले को देखता था कि यार वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, तो एक माइंड में हो जाता था कि यार नहीं, मुझे आखिर में आया ही इसलिए हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल, कम एक से बड़ा कम सा हॉल था जितने जिसमें ज्यादा। रहते थे तो सामने सब लोग दिखता था कौन कौन पढ़ रहा है। जी, तो जी। उस हम लोग कंडीशन में, एक हॉल में 10 लोग थे। जी, हाँ, तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। तो कोई ना कोई पढ़ता ही रहता था तो लगता था कि यार ये हम सो के गलती कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए हमको। जी, ये जी, माहौल जी, जी। सबकी टाइमिंग तो अलग-अलग थी। जी, हुँ, जी बिल्कुल। हुँ। अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, घर में कौन कौन सा है, थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए। सर घर में मम्मी-पापा हैं, एक भाई है और एक बहन है, और हम हैं। तो बचपन आपका कहाँ बीता, सरकारी स्कूल से थे या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, नहीं, टेंथ? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाई की। सर बचपन से कानपुर में ही रहे अपने नाना के घर पे। यहाँ पे सर पढ़ाई का माहौल था नहीं, हमारे दादा के घर पे, तो नाना के घर पे ही रहे, बचपन से वहीं पढ़ाई की। पूरी पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन तक की वहीं पढ़ाई हुई है। आईटीआई भी मैंने वहीं से किया है। आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, बाकी सारी पढ़ाई प्राइवेट प्राइवेट, कॉलेज से हुई है। प्राइवेट कॉलेज। तो जी। पढ़ने में बचपन में ठीक ठाक थे, एवरेज थे, क्या मानते हैं अपने आप को, पढ़ने में बहुत अच्छा थे या मीडियम थे? सर माने तो क्लास 5th तक तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद फिर जानते हैं सर, इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है तो दोस्ती यारी इधर उधर के चक्कर में थोड़ा सा एवरेज हो गया। उसके बाद से इंटर मतलब हाई स्कूल तक एवरेज थे, 11 तक
पढ़ाई किसके बाद घर वालों ने देखा कि ज्यादा ये अब पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा है, तो इसको आईटीआई का फॉर्म डलवा दो। तो फिर मैंने आईटीआई का फॉर्म डाला, एग्जाम दिया, तो वो निकल गया। तो फिर मामू लोगों ने कहा कि ऐसा करो, इंटर साथ में कर लो प्राइवेट, और आईटीआई करो। अच्छा तो अच्छा, फिर तो वहां 10th से मेरा सीबीएसई आईटीआई का बोर्ड था? सफर शुरू हुआ। 10th सीबीएसई बोर्ड था, जी, यूपी 10th बोर्ड? नहीं 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 सर, यूपी बोर्ड था। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम था। कितना नंबर आया था आपका 10th में? सर 10th में मेरे 73% थे। 23। और आईटीआई में तो कहना ही नहीं, अच्छा नंबर होगा मेरे हिसाब से, 80 होगा। हाँ सर, 83%। 83% है, गुड, बहुत अच्छा। जी। इसके बाद आपने जैसे आईटीआई किया, तो क्या उस समय समझ में आने लगा था कि बहुत ज्यादा भर्ती आती है आईटीआई लेवल पे? कैसे पता चला आपको, बहुत सर्च करते थे? सर मुझे बिल्कुल सर कोई आइडिया नहीं था इसका, आईटीआई के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे इसमें मेरे मामू के द्वारा मतलब इसके बारे में थोड़ा बताया गया, और उन्होंने ही मेरे लिए फॉर्म खरीदा, और उन्होंने ही भरा। बस मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं उसके अंदर जब गया, तब काफी चीजें पता चली कि हाँ, इससे जॉब्स किस लेवल की हैं और क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं। तब जाके मुझे वहां पता चला, नहीं तो उसके पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। बस वहीं जाके जो पता चला सो पता चला। तो कभी बीच में वहाँ ऐसा के जो नहीं हुआ? सीनियर भैया लोग थे। अच्छा अच्छा, जी। कभी बीच में ऐसा डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि भाई छोड़ो ये सब, हमको बेकार सा लग रहा है, नहीं होगा हमसे? 2-3 एग्जाम दिए थे, काफी करीब भी पहुंचे। हाँ हाँ सर, उस समय मतलब जो सर बिना तैयारी के एग्जाम दिए हो सर, उसमें कोई फायदा नहीं। मतलब कोई इंसान नहीं समझ सकता है कि उसका मतलब उसका क्या फायदा हो सकता था, क्योंकि जब पढ़ा ही नहीं तो फिर उसमें क्या अफसोस। लेकिन हाँ, जिसमें सर मैंने तैयारी की थी, उसमें सर बहुत अफसोस हुआ कि 0.6 से मेरा सिलेक्शन रुका था। उसके बाद मैं बहुत डिमोटिवेटेड था। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बहुत डिमोटिवेटेड था। तो मतलब कैसे? बिल्कुल ही था कि अब यार, अब छोड़ देना है इसको यार, प्राइवेट ही जॉब है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि सर मैं बताऊं, मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन भी कर ली थी एज ए हाँ इलेक्ट्रिशियन। हाँ। मेरे मामू ही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो वहां पे मैंने आउटसोर्सिंग के थ्रू प्राइवेट जॉब ज्वाइन भी कर ली थी। मैंने 2 महीने वहां जॉब करी है अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, घर तो वालों ने ये बहुत लेकिन मतलब मोटिवेट किया कि हाँ, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी एज है तुम्हारी। बट बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। सबसे बड़े हम ही हैं, भाई बहन छोटे हैं, तो फिर। तो जो वीडियो आप इजी वे का देखे थे, मेरा 18 वाला, तो यूपी में थे देखे थे या बिहार आ गए थे उस समय? नहीं सर, उस टाइम पे वही बताया ना, मैं बहुत डिमोटिव उस समय मेरा रिजल्ट आया था उसका। अच्छा, मेट्रो का। हाँ, दिल्ली मेट्रो का। क्योंकि सर सर तैयारी मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। तो वो जॉब से मैंने छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके मैं घर आ गया था अपने यहाँ पे मम्मी के पास। और अच्छा, यहीं पे था, तो उसके बाद फिर मुझे जाना भी था, 10 दिन के बाद मुझे जाना था वापस ज्वाइन करने जॉब को। बट मतलब बात हुई सबसे, जो ये फॉर्म के बारे में बताया मैंने, तो अभी अभी आपका वीडियो मैंने देखा नहीं था, तो घर वाले पहले ही मोटिवेट कर रहे थे कि अरे पढ़ो, पढ़ने में अच्छे हो। और मेरे मामू लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि जब 0.6 से रुक रहा है, तो इस समय ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। क्योंकि ये जो आखिरी के 5 नंबर होते हैं ना, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगती है। बाकी के 80% मार्क्स तो कोई भी लेके आ जाता है, लेकिन लास्ट के 20% मार्क्स में ही मेहनत लगती है। उसमें बिल्कुल पता सही चलता है बात। कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो बिल्कुल। फिर मैंने उन लोगों की बात थोड़ी ध्यान दी, तब जाके मैंने कुछ रिसर्च चालू की। फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैंने बिहार के बारे में देखा कि क्या है, क्या स्ट्रेटेजी लोग क्या होती है, एग्जाम किस लेवल का आता है। तब आपका वीडियो देखा और आपके पास पहुंच गए। हाँ, गुड। तो जैसे आप पढ़ाई करते थे, तो ज्यादा टेक्निकल अप्रोच रहता था या नॉन टेक्निकल भी सब्जेक्ट आप पढ़ते थे? सर ज्यादा मेरा अगर पूछा जाए तो 80% मेरा अप्रोच टेक्निकल ही रहा है। नॉन टेक पे मैंने बहुत कम ध्यान दिया है बचपन से ही। मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है नॉन टेक की तरफ। टेक्निकल में बचपन से ही था। थोड़ी सी चीजें घरों में कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना या करना तो अच्छा लगता था, तो बस टेक्निकल पे ही ज्यादा मतलब फोकस था। नॉन टेक्निकल मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे सबसे बहुत दूरी रहा है शुरू से ही आपका? नहीं नहीं, मैथ मैथ सर, मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छी है अपनी। ये तो ऊपर वाले का बहुत करम है। बस ये है कि जो बाकी चीजें हैं, जो जनरल अवेयरनेस है, इन सब पे बहुत कम थोड़ा ध्यान था मेरा। न्यूज व्यूज बहुत कम देखते थे, या ये सब पढ़ना थोड़ा सा बहुत कम था, जीके वगैरह के बारे में। तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? जी। वो फ्यूचर में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं आईटीआई करके, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कहना यही चाहेंगे कि देखिए, हर एग्जाम की अपनी अपनी लिमिट्स हैं। कहीं पे मतलब नॉन टेक जो है कम पूछा जाता है, कहीं पे ज्यादा पूछा जाता है। अगर बीएसपी एचसीएल के रिगार्डिंग देखा जाए, तो बीएसपी एचसीएल में 50% नॉन टेक आता है, 50% टेक्निकल आता है। तो आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में कहीं 80-20 का रेशियो है, कहीं पे 70-30 का रेशियो है, तो जाहिर सी बात है आपको टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरा भी वही फोकस था, मगर बट जब यहाँ पे आया तो पता चला 50-50 का रेशियो है। तो हम्म। खैर, लेकिन फिर भी टेक्निकल मेरी मतलब ऊपर वाले क्रम से इतनी अच्छी थी कि नॉन टेक का उतना ज्यादा मेरे पे असर नहीं पड़ा, तो इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। आईटीआई आपके लिए एक सजेशन चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आईटीआई बेकार है, नहीं करना चाहिए, कुछ मतलब नहीं रहता है, तो आपके अनुसार आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे सर, ऐसा देखिए, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो आप वो करिए जो आपका मन करे, जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और उसमें आपका आईटीआई भी एक ऑप्शन है, तो मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन। और भी अगर इलेक्ट्रिशियन से कर रहे हैं तो स्कोप बहुत है जॉब का, उसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करिए। सिलेक्शन अगर आप कर रहे हैं, हम तो जानते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कंफर्म मैं लिख के दे सकता हूँ कि सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इसकी लिमिट्स हैं, इसके सिलेबस की लिमिट है। आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिल्कुल। इस वजह से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि इससे कोई जॉब नहीं है या इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इसका बहुत है। और आपका जो गवर्नमेंट फील्ड है इसमें भी है, और जो नॉन गवर्नमेंट फील्ड है उसमें तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कमी नहीं है। नॉन गवर्नमेंट में तो मतलब आप अपने घर के आसपास ही अपना बिजनेस करके पैसा अच्छा कमा सकते हैं, मुझे बिल्कुल आप लगता है। कमा सकते हैं, बस आज उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का आपको हाँ पहुंच थोड़ी सी पूंजी आम औसत चाहिए। हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा बीएसपीसीएल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से बीएसपीसीएल का जॉब एज ए टेक्नीशियन सही है? बीएसपीएचसीएल का जॉब एज अ टेक्नीशियन सही, क्या मैं तो बहुत सही मानूंगा, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी वाली जॉब है। ये मैं कहूंगा कि हाँ जिम्मेदारी वाली जॉब है। इस आईटीआई से जो पोस्ट हैं वो आई थिंक 2 3 4 4 पोस्ट हैं 4 पोस्ट हमारे है। यहाँ। ठीक जी। है, हाँ 4 पोस्ट हैं। और आप अब मतलब और ये बताया जाए कि जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हो रहा है तो एक ही पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। टेक्निकल 3 के अंदर ही सारी पोस्टें आ जाती हैं। आपकी एक एसबीओ मतलब स्विच बोर्ड ऑपरेटर, मैं उसी पोस्ट पे हूँ, अभी कार्यरत हूँ। स्विच बोर्ड ऑपरेटर उसका काम है, जो जितने भी स्विच बोर्ड है, वीसीबी है, वीसीबी आप लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिशियन में, जो पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो उसको ऑपरेट करना है। और जो ट्रांसफार्मर है उसका रख रखाव है, वीसीबी का रख रखाव है, जो आइसोलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स है, उनके बाद उनका रख रखाव है। ये काम है, आपको बिजली बस पहुंचा देनी है। 33 को 11 में कन्वर्ट करना है अपने पीएसएस में। पीएसएस मतलब पावर सब स्टेशन, आपकी वहां ड्यूटी रहेगी। वहां पे आपको उस 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करना है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये एसबीओ का काम है। उसके बाद जॉब आती है दूसरी, जेएलएम की। जेएलएम मतलब जूनियर लाइनमैन। हम्म। जूनियर लाइनमैन का काम है कि जो मेंटेनेंस वर्क उनको देखना है, फील्ड का मेंटेनेंस उनके ऊपर है। ठीक है। और एक जॉब है जिसे टीजी 3 ही बोलते हैं, वो जॉब आपकी ट्रांसमिशन में है। ये हमने जो जॉब बताई है ये डिस्ट्रीब्यूशन में है, और वो जॉब ट्रांसमिशन में है। उसमें आपको ट्रांसमिशन का रख रखाव देखना है। जो काम यहाँ जेएलएम कर रहा था वो काम वहां पे टीजी 3 करता है। और एक जॉब है टीजी 2 की। अब उसकी वैकेंसी डायरेक्ट आएगी कि नहीं आएगी ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट मेरे टाइम पे आई थी। उसे असिस्टेंट ऑपरेटर कहते हैं। हम्म। तो उसमें और उसका लेवल भी हम लोग से एक लेवल अप है। हम लोगों का जो इस समय सैलरी है वो लेवल 4 की आती है, और उनकी लेवल 5 की आती है। हालांकि एग्जाम एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन हाँ नंबर से प्रिफरेशन मिलती है। जिसका नंबर ज्यादा होता है उसे एओ मिलती है। बट अभी इस वैकेंसी में तो एओ की जॉब नहीं है, नहीं है। क्योंकि उसकी वैकेंसी टीजी 2 में है जी। सैलरी और स्टार्टिंग में उसका लगभग काम सेम एसबीओ का ही है। उसके बारे में मैं बता दूं एओ का काम क्या है। जो एसबीओ का काम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो एओ का काम वहां पे ट्रांसमिशन में है। बस इतना ही अंतर है। सैलरी थोड़ा सा नहीं पूछा चाहिए, लेकिन एक ऑलमोस्ट सैलरी इनिशियल कितना मिलता है? आप थोड़ा सा एवरेज बता दीजिए। ऑलमोस्ट सैलरी, मैंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम पे सैलरी हम लोगों को 36 के अराउंड हम लोगों की ग्रॉस सैलरी बनती थी, और 30,500 के अराउंड हम लोगों को इन हैंड मिलती थी। इन हैंड और में। आज के टाइम पे बता दे, तो आज के टाइम पे सैलरी हम लोगों की लगभग 51,000 ग्रॉस बनती है, और 46,000 आई थिंक नेट सैलरी आती है इन हैंड। अच्छा सैलरी है, मतलब अच्छा सैलरी है, सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। जी सर, बहुत मेहनत की है सर सैलरी के लिए। और इसमें फैसिलिटी क्या क्या, और इसके अलावा क्या क्या सुविधा रहता है बीएसपीसीएल? तो सुविधा सारी है, गवर्नमेंट जॉब की जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं हैं इसमें। आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाती है। मेडिकल के लिए
जो भी है, कोई कार्ड तो नहीं है, बट आप अपने यहाँ से प्रेफर मतलब जो है, जो आपका जिस जिला में होंगे आप उस जिला में जाके आपको रेफर कराना पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल में। वहां पे जाके आप इलाज कराइए, उसके बिल सारे कलेक्ट करिए और अपने डिवीजन में जमा कर दीजिए। आपका जो पैसा मेडिकल में खर्च हुआ होगा वो सीजीएचएस का जो रेट होगा उस रेट से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये रहने के लिए कुछ हाँ, मिलता है क्या, मतलब आवास वगैरह? रहने के लिए आवास सर हर जगह तो नहीं है। देखिए पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड है आपकी पोस्टिंग का। अगर सिर्फ पटना पोस्टिंग है या फिर आरा में कुछ जगह है या कहीं पे भी, मतलब ऐसे उतना मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे कितना आवास है, बट हर जगह आवास अवेलेबल नहीं है। अभी हम जहाँ पोस्टेड है वहाँ पे आवास नहीं है। उसका कोई तो चार्ज आपको देता खुद है क्या? से ही, एचआरए मिलता है क्या? हाँ, एचआरए मिलता है, वो आपकी सैलरी में ही रहेगा। एचआरए मिलता है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस भी मिलता है। जैसे कि आप घर में जब बिजली चला रहे हैं वो, हम्म। और जैसे अदर स्टेट है तो कहीं कहीं बिजली फ्री है, बट अपने बिहार में बिजली आपको फ्री नहीं मिलेगी। जो एम्प्लॉय है बीएसपीएससीएल के, उनको एक 6% का एनर्जी अलाउंस मिलता है। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 6% आपको अलग से दिया जाएगा कि आप अपना बिजली का बिल उससे अदा कर सकें। अच्छा अच्छा, अच्छा है। और इसके अलावा बाकी सब तो कोई सवाल दिमाग में नहीं आ रहा है। अब बाकी आपके जैसे बुढ़ापे के लिए हाँ हाँ। जो पुरानी पेंशन थी वो तो खैर सबको पता है कि खत्म कर दी गई सरकार के द्वारा। तो एनपीएस का जो है वो कटौती होती है, उससे आपको मतलब आपकी सेविंग्स भी होगी, और आपको बाद में अगर पेंशन के लिए आप एन्युटी भी खरीद सकते हैं उससे। तो वो छुट्टी भी कितना एक मिलता होगा? अच्छी चीज है। छुट्टी छुट्टी कितना मिलता होगा? क्या सर? छुट्टी छुट्टी। छुट्टी, छुट्टी सर जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं वो तो मिलते ही हैं, और उसके ऊपर जो सीएल ईएल ये सब मिला के लगभग 42 हॉलीडेज आपके और हैं, वो तो आप ले सकते हैं। मेडिकल लीव है, ये सब है, तो वो आप अपने जरूरत के हिसाब से। टोटल 42 डेज है। जी जी जी। तो चलिए परवेज, बहुत अच्छा लगा मिलके, और इस लाइव सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे जाइए जी सर, और बिल्कुल अपर सर, लेवल तक धन्यवाद। पहुंचिए, बहुत शुभकामनाएं हैं। और कभी पटना आइए तो जो सैलरी बहुत मिल रहा है, कुछ मिठाई उठाई खिलाइए। बिल्कुल सर। सर इतना सर जॉब पे ही जाना आना इतना होता सर कि पटना की नहीं, तरफ हम आना ही समझ नहीं हो सकते पाता हैं। है। रूट भी नहीं है, अगर रूट है तो जरूर आया जाता, लेकिन अब बिल्कुल रूट बिल्कुल। भी नहीं है। बट आपसे मैंने वादा किया है कि ईद बाद आपसे मिलने जरूर आएंगे, तो आएंगे। चलिए आइए, वेलकम रहेगा। आप हमारे बहुत सबसे जी सर। होनहार स्टूडेंट और पहले बैच के स्टूडेंट हैं, तो काफी लगाव भी है इस वजह से भी। जी सर। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज मिलने के लिए। आगे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्कार।